हेलो गाइस, माय नेम इज पुष्पेंद्र पारा सर और मैं आपको क्लास 10 साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस करा रहा था। उसमें मैंने आपको यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन कंप्लीट करा दिया। अब बात करते हैं श्वसन पर। किस पर? श्वसन, रेस्पायरेशन पर बात करते हैं। रेस्पायरेशन, श्वसन, ठीक भैया। अब बात करते हैं हम श्वसन पर। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई श्वसन क्या होता है मैं आपसे पूछूं श्वसन क्या होता है, तो आप मुझे बताओगे सर ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना क्या होता है? श्वसन होता है। बट नॉट, ये श्वसन नहीं होता है। ये होता है स्वच्छादन या ब्रीथिंग या सांस लेना। क्या होता है भैया? ये होता है स्वच्छादन या ब्रीथिंग या सांस लेना। ठीक है कि श्वसन जो होता है वो श्वसन होता है सेल्स के अंदर का होता है। श्वसन जो होता है सही रूप से होता है सेल्स के अंदर का होता है, कोशिका के अंदर का होता है। और कोशिका के अंदर उपस्थित होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है भैया? कोशिका द्रव्य, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं भैया? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर जो हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन क्या करते हैं अपन? जो ले रहे हैं वो यही तो है कि C6H12, इसे बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक तो है भाई। इसी को तो ले रहे हैं हम, भोजन को तो ले रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? ग्लूकोज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? और इस ग्लूकोज का विखंडन जो हो रहा, कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव्य में। क्या हो रहा है? इस ग्लूकोज का जो विखंडन है ना, ग्लूकोज का विखंडन, क्या भैया? विखंडन मतलब जो टूट रहा है वो कहाँ टूट रहा है? कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में, जिससे हमें क्या मिलती है सर? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है सर? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी को तो क्या कहते हैं भैया? इसी को कहते हैं हम क्या? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन, रेस्पायरेशन। और इसे बोलते हैं सेल रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। मैंने कहा आप लोगों से कि रेस्पायरेशन क्या होता है, कि रेस्पायरेशन O2 लेना, CO2 छोड़ना, ये श्वसन नहीं है। ये ओनली ये है श्वसन, सॉरी स्वच्छादन। क्या है? स्वच्छादन या सांस लेना, रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग, सॉरी ब्रीथिंग है। क्या है? ब्रीथिंग मतलब सांस ले रहे हैं। पहले ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, तो ये सांस ले रहे हैं, नॉट रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो होता है वो कोशिका के अंदर होता है। तो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज, जो हम जो खाते हैं उसे, उस ग्लूकोज का विखंडन होता है कोशिका द्रव्य में, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी क्रिया को बोलते हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलते भैया? एक बार और समझ लो सिंपल भाषा में। मैंने बोला कि ग्लूकोज का कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में विखंडन, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे बोलते हैं श्वसन। और इस पूरी विधि को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्योंकि ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है? ये सारी जो क्रिया हो रही है ना, ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है? ये सारी क्रिया हो रही है कोशिका के अंदर। कहाँ हो रही है भैया? ये सारी क्रिया हो रही है कोशिका के अंदर। इसी कारण से बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। बात समझे नहीं? सेल रेस्पायरेशन बात समझे कि मैंने क्या कि ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य के अंदर पूर्ण विखंडन या विखंडन, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्योंकि सारी क्रिया कहाँ हो रही है? कोशिका के अंदर है। बात समझे नहीं समझे? सिंपल बात बताई कि मैंने रेस्पायरेशन क्या होता है भाई? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो तुम खाते हो ग्लूकोज, उसका विखंडन होता है। उस विखंडन से क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी क्रिया को बोलते हैं क्या? रेस्पायरेशन। ठीक है बच्चों, बात समझ रही? कोई समस्या? आगे चलें। अब बात करते हैं आगे कि कोशिका द्रव्य सर कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका द्रव्य जो होता है भैया आपका होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। कितने प्रकार का? सॉरी, ये होता है 2 प्रकार का। कितना? पहला जो होता है, मैं इधर ले देता हूँ बच्चों, देखो वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जिसे बोलते हैं ऑक्सी रेस्पायरेशन। एक होता है अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन, जिसे बोलते हैं अनऑक्सी रेस्पायरेशन। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं ऑक्सी रेस्पायरेशन। ऑक्सी रेस्पायरेशन, इसे बोलते हैं अनऑक्सी रेस्पायरेशन। ठीक है भैया, बात समझ नहीं है तुम्हें? मैंने क्या बोला कि वायवीय श्वसन जो होता है उसे ऑक्सी रेस्पायरेशन बोलते हैं और अवायवीय श्वसन को अनऑक्सी रेस्पायरेशन बोलते हैं। और किस प्रकार है सर? कोशिकीय श्वसन के प्रकार।
तुमको क्लास 10 में सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, व इसके प्रकारों को समझाइए। ठीक है। तो ग्लूकोज का कोशिका के अंदर उपस्थित या कोशिका के अंदर विखंडन जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, इस क्रिया को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। ऑक्सी रेस्पायरेशन एंड अनऑक्सी रेस्पायरेशन। अब बात करते हैं सर ऑक्सी रेस्पायरेशन क्या होता है भाई, वायवीय। पहला देखो यहाँ पर वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है भैया, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन जिसे बोलते हैं ऑक्सी रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी रेस्पायरेशन। क्या बोलेंगे हम, ऑक्सी रेस्पायरेशन। और ऑक्सी रेस्पायरेशन हिंदी में बोलते हैं वायवीय श्वसन। तो इसमें क्या होता है, देखो जो आप लोग खा रहे हो, मान लो ये कोशिका है, क्या है ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर केंद्रक और ये तुम्हारा कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म। क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा केंद्रक। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसका, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन होता है। कैसा होता है, पूर्ण विखंडन। क्या होता है, पूर्ण विखंडन, जिसके उत्पाद स्वरूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और तुम्हें 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। बात समझिए वो समस्या मैंने कहा कि भाई कोशिकीय श्वसन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो ऑक्सी रेस्पायरेशन मतलब वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। और मैंने वायवीय श्वसन बताया कि भाई इसमें ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन होगा। कैसा विखंडन होगा, पूर्ण विखंडन होगा, जिसके फलस्वरूप तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, समीकरण से देखते हैं आगे। देखो इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, आपको वायवीय श्वसन की और वायवीय श्वसन को समीकरण से देखते हैं। मैंने बताया देखो होता क्या है वायवीय श्वसन, एक बार समझ लो आप वायवीय श्वसन क्या होता है उसे समझो कि वायवीय श्वसन क्या होता है कि कोशिका के अंदर, कहाँ भैया, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है ना, उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन या ऑक्सी रेस्पायरेशन। देखो मैंने कहा कि भाई जो आप खा रहे हो वो क्या है, ग्लूकोज ही है, C6H12O6। ठीक है, मैंने कहा किसकी उपस्थिति है सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन है। किसकी है, ऑक्सीजन की। किसकी है, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना वो इसी के लिए ले रहे हो, जो ऑक्सीजन तुम जो खाना वाना खाते हो ना उसका विखंडन कर दिया तो तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो तुम्हें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। देखो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन होता है, मतलब पूर्ण रूप से टूट दी है, और क्या प्राप्त होती है, CO2 प्लस जल, और क्या बोलती है, 38 एटीपी ऊर्जा। यहाँ लिख देता हूँ 38 एटीपी ऊर्जा क्या होती है, उत्पाद स्वरूप क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा। किसका होती है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन होता है तो उसके फलस्वरूप उत्पाद स्वरूप क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा। ये एटीपी जो है ना वो है ऊर्जा का रूप। क्या होती है, एटीपी जो होती है ना, एटीपी देखो इधर देखो, एटीपी ये होती है ऊर्जा का रूप। क्या होती है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा ना, ये ऊर्जा ये एटीपी के रूप में संचित होती है। मानव शरीर के अंदर तुमसे पूछे कि मानव शरीर के अंदर ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, तो वो है एटीपी। ठीक है, अब तुमसे पूछे कि एटीपी का निर्माण, सॉरी एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो एटीपी का पूरा नाम जो होता है ना, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। ठीक है भैया, देख लो एडिनोसिन
ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब सर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सुनो, देखो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है। देखो एक रूप होता है ADP, क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इससे एक अकार्बनिक फॉस्फेट मिलता है, सॉरी फॉस्फोरस मिलता है, और क्या बनाता है ATP। देखो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब यहाँ फॉस्फेट के जो कितने समूह थे 2, लेकिन यहाँ एक और मिल गया इससे, तो कितने हो गए 3 हो गए। तो ADP मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है भैया, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ADP से एक अकार्बनिक फॉस्फेट मिलता है और क्या बनाता है ATP, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है भैया। ये तुम्हारा होगा वायवीय शोषण। दोबारा देख लो, मैंने कहा कि वायवीय शोषण क्या होता है कि भाई इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उत्पाद स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अर्थीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि वायवीय शोषण के दौरान मानव में कितने ATP ऊर्जा मुक्त होती है, तो 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। बात समझे नहीं, आगे चलें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो भैया, अब बात करते हैं हम अवायवीय शोषण की। किसकी करते हैं, अवायवीय शोषण। समझना, छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं है। अवायवीय शोषण देखो, अनॉक्सी रेस्पिरेशन, यहाँ देख लो, यहाँ लिख रहे हैं अवायवीय अवायवीय शोषण, ठीक है भैया। ये सिंपल है, दोनों सिंपल है। देखो मैंने कहा कि इसमें ग्लूकोज का वायवीय शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अर्थीय ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसकी में, या अभाव में कह सकते हैं अपन, अनुपस्थिति या अभाव में विखंडन होता है। क्या होता है, इधर देखो बच्चों, जैसे ग्लूकोज जो होता है ये, ठीक है, इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, विखंडन होता है, जिसके उत्पाद स्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त होता है। मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर एक तो लैक्टिक अम्ल, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस एथेनॉल, एथेनॉल और 2 ATP ऊर्जा। कितने भैया, 2 ATP ऊर्जा। क्या होगी भैया, 2 ATP। तुमसे पूछे कि अवायवीय शोषण के दौरान कितने ATP ऊर्जा मुक्त होती है, तो 2 ATP। और इस प्रकार का जो शोषण होता है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, मतलब वो उसने सिंगल सेलुलर, कितने होते हैं, सिंगल, जैसे हो गया तुम्हें अमीबा, क्या हो गया, अमीबा। और तुमसे एक क्वेश्चन आप पुटअप कर सकता है बोर्ड वाला कि जब शोषण की क्रिया होती है तो ग्लूकोज सर्वप्रथम किस प्रकार की सरगम में बदलता है। तो ग्लूकोज जो होता है सर्वप्रथम पायरूवेट में बदलता है, और पायरूवेट के पश्चात ये उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो पहला जो होता है वो पायरूवेट होता है बनने को, तो कैसे, पायरूवेट, दिमाग में रख लेना छोटा सा कि भाई सर्वप्रथम क्या बदलता है, ग्लूकोज है टूटेगा पायरूवेट में, फिर आगे जाके बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा दिमाग में रखो, ये भी सही है, इसका कोई ज़्यादा मोस्ट योगदान नहीं है, आप भूल जाओ बाद में। सुनो, मैंने आपको शोषण बताया आज कि शोषण क्या होता है, कि भाई शोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज जो होता है उसका विखंडन होता है और उसके फलस्वरूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे शोषण बोलते हैं। और ये सारी क्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है, इसलिए इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। कोशिकीय शोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है प्राय, पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। वायवीय शोषण जो होता है मैंने बताया, इस शोषण के दौरान इसमें ग्लूकोज की विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन हुआ। मतलब वायवीय शोषण में क्या होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन होगा, जिसके उत्पाद स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अर्थीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने बताया अवायवीय शोषण कि भाई इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण विखंडन होता है, जिसके उत्पाद स्वरूप लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से बच्चों ये आपका शोषण वाला टॉपिक कवर अप हो गया है और ये आपका शोषण कंप्लीट हो चुका है। तो
आगे की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए शुभ रात्रि। बात कर रहे थे श्वसन की, और श्वसन मैंने आपको कोष के श्वसन उसके प्रकार बता दिए। अब अंतिम जो इसमें श्वसन के जो टॉपिक है उसमें है इसकी क्रियाविधि, जो इसका अंतिम टॉपिक है, चैप्टर है नहीं श्वसन का। तो श्वसन क्रियाविधि में मैं आपको समझा दूं, और इसका जो आपको नोट्स हैं वो आपको कुछ दिनों पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसी वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है भैया, अब देखते हैं श्वसन क्रियाविधि में कि श्वसन क्रियाविधि क्या होती है। देखो, श्वसन क्रियाविधि के अंतर्गत होता है कि हम किस प्रकार से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, कहाँ से किस प्रकार से वो रक्त में मिल रही है। तो ये सारी जो क्रिया है ना वो तुम्हारी इस श्वसन क्रियाविधि के अंतर्गत आएगी। ठीक है भैया, आप सुनो कैसे। देखो, जैसे मान लो ये आपका लंग्स का डायग्राम है। देखिए भैया, तो ये जो वाला भाग है उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली, और इसमें सी प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं, कार्टिलेज बोला जाता है, कार्टिलेज के छल्ले बोलते हैं, जो श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। यहाँ पर लैरिंग्स होता है अपना, जो जिसे हम कंठ द्वार कहते हैं, कंठमणि जिसे कहते हैं अपन, कंठमणि। ठीक है भैया, आगे जाके थोड़ा सा वो एपिग्लॉटिस भी होता है इसमें, लेकिन उसकी बात हम बात करेंगे। ये ट्रैकिया हो गया, ये वाला भाग इसका श्वसनिका हो गया, श्वसनिका, इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ये वाला छोटी छोटी ये वाला भाग है इसका श्वसनीय हो गया, जिसे हम ब्रोनक्लोरिस बोलते हैं। और ये वाला जो अंतिम जो गुब्बारे नुमा संरचना है इसको बोलते हैं वायुकुपिका या एलोविलाई। ठीक है बच्चों,
ध्यान रखना कि जो श्वसनिका होती है, सॉरी श्वास नली जो होती है, ट्रैकिया जो होती है, वो आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है जिसे हम श्वसनिका बोलते हैं। श्वास नली आई, दो भागों में बट गई श्वसनिका, और श्वसनिका आगे जाकर छोटी छोटी डंडी नुमा संरचना बढ़ गई। जैसे देखो ये वाली बढ़ गई, अब ये छोटी छोटी डंडी नुमा संरचना है ना, ये वाली इनमें बढ़ गई, इसको बोलते हैं श्वसनिया। क्या बोलते हैं? और श्वसनिया आगे जाके गुब्बारे नुमा संरचना बनाती है जिसे बोलते हैं वायुगुप्पिका या एल्वोलाई। और ये नीचे वाली संरचना ये डायाफ्राम होती है, और इसकी एक मार्शल संरचना होती है, ये डायाफ्राम होता है। क्या होता है भैया? ये डायाफ्राम होता है। और ये बगल में क्या होती है? रिब्स होती है, पसली होती हैं, ठीक है, जो कि मानव में 12 जोड़ी पाई जाती हैं, टोटल 24 पाई जाती हैं। ये ट्रैकिया श्वास नली। अब देखो श्वसन क्रियाविधि में तुम्हें याद करिए करना कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसका प्रारंभ की जो द्वार होता है वो नाक होती है, ठीक है। नाक से जो बाह्य जो रूप से तुम्हारे छिद्र सिवाय हैं इनको बोलते हैं नासा छिद्र। क्या होते हैं? और नासा छिद्र के अंदर होते हैं एक गुहा सी जिसे बोलते हैं नासा गुहा। अब नासा गुहा के अंदर तुम्हें कुछ बाल नुमा संरचना पाई जाएंगी जिनको बोलते हैं रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम। और रोम का कार्य क्या होता है? जो तुम्हारे बाह्य वातावरण से जो धूल मिट्टी कट जा रहे हैं ना उनको रोकना होता है। क्या होता है? और दूसरी नासा गुहा में गंदी ग्रंथि पाई जाती है। गंदी ग्रंथि गंध का अनुभव कराती है, आप लोगों को पता ही है। दूसरी तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं तेली ग्रंथि। और तेली ग्रंथि एक तेल नुमा पदार्थ स्रावित करती है जो तुम्हारे बालों को, जो रोम है उनको नमी प्रदान करता है, जो तुम्हारे आसपास से बाह्य वातावरण से धूल मिट्टी कट जा रहे हैं वो अंदर चिपक जाए। इसलिए जो तेली ग्रंथि जो होती है वो अपने श्राप तेलीय पदार्थ का श्राप करती है, जिसके कारण जो धूल मिट्टी कण है ना वो तुम्हारे नासा गुहा में अंदर रहे। अगर ट्रैकिया में पहुंच गए तो तुम्हें बहुत सारे श्वास नली संबंधी रोग उत्पन्न हो जा सकते हैं, ठीक है भैया। अब उसके बाद कहाँ गई ऑक्सीजन? श्वास नली में भाई नासा छिद्र, नासा गुहा, ये तुम्हारी जो हड्डी सी होती है ना इसको बोलते हैं नासा कपाट, ये नाक को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। उसके बाद आगे श्वास नली, और श्वास नली के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? श्वसनिका में। कहाँ जाएगी? श्वसनिका में। और श्वसनिका के बाद कहाँ जाएगी? श्वसनिया में। और श्वसनिया के बाद कहाँ जाएगी? वायुकुप्पिका में। तो फेफड़ों में अंतिम रूप से जो ऑक्सीजन जो एकत्रित होती है ना वो कहाँ होती है? वायुकुप्पिका में। बात समझे? उसके बाद जैसे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, अब हमें CO2 निकालनी हो तो CO2 उसको लंग्स को पुश कर कौन करता है? उसको धक्का कौन देता है? तो धक्का देता है डायफ्राम। कौन होता है? डायफ्राम। कि फेफड़ों को ऊपरी ओर धक्का देने का कार्य किसका होता है? ये फंक्शन होता है डायफ्राम का, जो कि एक मार्शल संरचना होती है। आप लोग को पता है किसी की भी जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसी व्यक्ति के थोड़ी बहुत खरोच भी नहीं आती, लेकिन मृत्यु की मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसका डायफ्राम जो होता है वो टूट जाता है। डायफ्राम टूट गया तो सांस अंदर के अंदर ऊपर नहीं आएगी, जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी और हमें सांस संबंधी या सांस से रुककर हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है भैया। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि श्वसन क्रियाविधि बता रहा था, और श्वसन क्रियाविधि में मैंने बताया कि सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन जो होती है वो नासा छिद्र के द्वारा कहाँ पहुंचती है? नासा गुहा में। कहाँ पहुंचेगी भैया? नासा गुहा में। नासा गुहा में बताया तुमको 3 चीज़ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इस नासा गुहा के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं, उनके नाम बताए मैंने आप लोगों के। एक तो रोम होता है जो बाल नुमा संरचना होती है, ठीक है। एक तेली ग्रंथि होती है जो अपने तेल नुमा पदार्थ का स्राव करती हैं, और एक होती है आपकी गंधी ग्रंथि जो गंध का अनुभव कराती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? श्वास नली में। कहाँ जाएगी भैया? श्वास नली में, जो ट्रैकिया। क्या बोलते हैं हम? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के पश्चात श्वास नली जाएगी श्वसनिका में। कहाँ जाएगी? श्वसनिका में। कहाँ जाएगी भैया? श्वसनिका में। और श्वसनिका के बाद जो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? श्वसनिया। कहाँ जाएगी? श्वसनिया। कहाँ जाएगी? श्वसनिया। और श्वसनिया के पश्चात जो अंतिम रूप से जो ऑक्सीजन है वो उपस्थित होगी वायुकुप्पिका में। कहाँ होगी? ठीक है। और वायुकुप्पिका से ऑक्सीजन एकत्रित हो जाएगी वायुकुप्पिका में, और वायुकुप्पिका से फिर आपकी शरीर की जो धमनी फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंच जाएगी। बात टोटली बात है। मैंने क्या कहा? नासा छिद्र सर्वप्रथम कि यहाँ से प्रारंभ होगा, ऑक्सीजन लेंगे, कहाँ पहुंचेगी? नासा गुहा में। और नासा गुहा के बाद नासा गुहा में 3 चीज पाई जाती हैं। रोम जो बालनुमा संरचना होती है, तेल ग्रंथि जो एक तेलनुमा पदार्थ का स्राव करती है जो रोम को नमी प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद गंधी ग्रंथि बताई, और गंधी ग्रंथि जो होती है ना आपकी वो तुम्हें गंध का अनुभव कराती है कि गंध तुम्हें कैसी आ रही है।
उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, श्वास नली में, और श्वास नली के पश्चात कहाँ जाएगी, श्वसनिका में, और श्वसनिका के पश्चात श्वसनिया, और अंतिम रूप से कहाँ एकत्रित हो जाएगी, वायु गुप्ता में। ठीक है भैया, ऑक्सीजन एकत्रित हो गई, अब ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर को पहुंच जाएगी, तुम्हारी क्रिया हो जाएगी, शोषण की हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि शोषण जो डायफ्राम होता है इसका कार्य क्या होता है। देखो डायफ्राम कार्य क्या होता है कि ये लंग्स को या फेफड़ों को ऊपर की ओर धक्का देता है, जिसके कारण जो CO2 हमारे शरीर के अंदर बन रही है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है लेकिन जो महिला, जो गर्भवती महिला होती है ना, उनमें डायफ्राम 5वां 6वां 7वां महीना चलता है तो टमी बाहर निकलता है, तो डायफ्राम पिचक जाता है, नीचे दब जाता है, सॉरी, और दबने के कारण उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जो महिला होती हैं जो शोषण क्रिया करती हैं वो पसली के द्वारा करती हैं। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखना कि गर्भवती महिला जो शोषण क्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, तो गर्भवती महिला में संपन्न जो होती है शोषण क्रिया होती है पसलियों के द्वारा। ठीक है, वहां पर पसली तुम्हारा योगदान निभाती है, यहाँ पर तुम्हारा डायफ्राम निभा रहा है। ठीक है, अब ये तुम्हें जो हो गया आपकी क्या हो गया, शोषण की क्रिया विधि। ठीक है, शोषण की क्रिया विधि क्या हो गया, शोषण की क्रिया विधि। हाँ तो बच्चों हम चल रहे थे शोषण की क्रिया विधि, और मैंने आपको शोषण क्रिया विधि पूरी समझा दी। देखो सर्वप्रथम जो होता है मैंने आपको होता है शोषण, कि शोषण क्या होता है कि भाई जो कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा प्राप्त होती है इस क्रिया को शोषण बोलते हैं। और ये जो पूरी क्रिया है ना कहाँ हो रही है, कोशिका के अंदर हो रही है, तो इसलिए बोलते हैं कोशिकीय शोषण। ठीक है भैया, फिर मैंने बताया कि कोशिकीय शोषण जो होता है वहाँ पर 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन या सेल रेस्पायरेशन। तो मैंने बताया ऑक्सी रेस्पायरेशन एंड अनऑक्सी रेस्पायरेशन, मतलब वायवीय शोषण एंड अवायवीय शोषण। फिर मैंने आपको बताया कि वायवीय शोषण जो होता है उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन होता है, जिसके उत्पाद स्वरूप CO2, जल और अर्थिसिटी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दूसरा बताया मैंने आप लोगों को कि अवायवीय शोषण, कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है, जिसमें उत्पाद स्वरूप लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो अवायवीय शोषण है वो ईस्ट अमीबा वगैरह जो कोशिकीय सिंगल सेलुलर जो जीव होते हैं उनमें होता है। उसके बाद बताया मैं कोश का शोषण क्रिया विधि। शोषण क्रिया विधि मैंने आप लोग क्या बताया कि हम किस प्रकार से ऑक्सीजन ले रहे हैं और किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंगों तक पहुंच रही है। ठीक है, या कोशिका तक पहुंच रही है। तो सुनोगे बच्चों, मैंने बताया कि ये जो आपका है ना इसे बोलते हैं श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र। देखो तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, मतलब जिसके अंदर कुछ आ रहा है। भाई बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे अंग ना, नासाछिद्र, नासागोआ है, फिर ये श्वासन नली, श्वसनिका, श्वसन अंग ही है। ठीक है, तो ये एक तंत्र बना रहे हैं, बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो आप लोगों से पूछे कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, तो श्वसन तंत्र में नासाछिद्र, प्रारंभिक, नासागोआ, रोम, तेल ग्रंथि, गंधी ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये नासागोआ में पाई जाती हैं। उसके बाद श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनिया, वायुकुप्पिका। अंतिम रूप से जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ एकत्रित होती है, वायुकुप्पिका में। ठीक है भैया, मैंने बताया कि सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन है वो नासाछिद्र में जाएगी, नासागोआ में जाएगी, नासागोआ बाद श्वास नली में, और श्वास नली आगे जगह श्वसनिका बनाएगी, और श्वसनिया आगे जगह श्वसनिया बनाएंगी, और फिर अंतिम से वायुकुप्पिका। इसी प्रकार से फिर यहाँ से रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तो ये बच्चों आपका श्वसन वाला टॉपिक था, वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है भैया, धन्यवाद।